बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है, सो दीज आर स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, ये जो लाइसोसोम होते हैं ना, ये बेसिकली स्फेरिकल ऐसे गोल गोल होते हैं और इनके बाहर सिर्फ एक ही लेयर जो है ना, एक ही मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन जो है वो इनके बाहर मौजूद होती है। अ फ्यू माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर, इनका ये जो डायामीटर है, ठीक है, ये बेसिकली कुछ माइक्रोमीटर्स का होता है। ठीक है, ये जो पूरा डायामीटर है। एंड लाइसोसोम्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। ठीक है, ये जितने भी लाइसोसोम्स है ना, लाइसोसोम्स हो गए या पैरोक्सियोसोम्स हो गए या इवन ग्लायोसोम्स हो गए, ये गोल्जी बॉडीज से बनते हैं। ओके। एंड लाइसोसोम्स कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब इन लाइसोसोम के अंदर काफी सारे ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि चीजों को तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन को तोड़ेंगे। पॉलीसेकेराइड हो गया, पॉलीसेकेराइड को तोड़ेंगे। ठीक है, लिपिड हो गया, लिपिड को तोड़ेंगे। ओके। दे अकर ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स। ठीक है ना, ये जो लाइसोसोम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एंड फंक्शन इन द डाइजेशन ऑफ मटेरियल टेकन इनटू सेल। ठीक है, बाय फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस बेसिकली हमें पता है कि जब भी कोई बड़ा पार्टिकल, ठीक है, जब भी कोई बड़ा पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वो जब सेल के अंदर दाखिल होता है ना, तो इसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगो यानी कि टू ईट, यानी कि सेल ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को, इस बड़े पार्टिकल को क्या कर लिया, खा लिया, ईट कर लिया। ओके, सो जैसे ही फेगोसाइटोसिस हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है ना, ये लाइसोसोम इसके साथ आके अटैच होगा। अटैच होने के बाद ये जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये इसके ऊपर छोड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ना, इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बाहर से प्रोटीन आ रही है, ओके, सो दिस इज अ प्रोटीन। जब ये प्रोटीन अंदर आ रही है तो फिर क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है, ये इससे कंबाइन होगा। ठीक है, और उसके बाद प्रोटीएजेज एंजाइम को छोड़ेगा इस प्रोटीन के ऊपर, जो क्या करेंगे, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे। ओके। Normally, they function as destroyer of foreign particle and worn out cellular component. ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज द लाइसोसोम। ठीक है, अब जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है ना, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वो जैसे ही सेल के अंदर दाखिल होगा तो ये क्या करेगा, ये लाइसोसोम इसके पास जाएगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, सो इसका काम क्या होता है, ये फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, एंड वॉर्न आउट सेल्यूलर कंपोनेंट। अब सेल के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डेड होते हैं, ठीक है, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, तो ये लाइसोसोम उनके पास भी जाएंगे। ठीक है, और उनको भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, so they worn out the cellular component. Okay, the newly formed lysosome before start its function is called primary lysosome. अब जब भी कोई नया लाइसोसोम बनता है ना, जैसे ही कोई नया लाइसोसोम बना, तो और जब उसने अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं किया, यानी कि किसी फॉरेन पार्टिकल को या किसी भी पार्टिकल को उसने क्या किया, डाइजेस्ट नहीं किया, तो अब हम उसे कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जब भी कोई पार्टिकल आ गया, ठीक है, सेल के अंदर कोई पार्टिकल आ गया, जैसे ये फॉरेन पार्टिकल आ गया, उसके बाद क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है ना, इसके पास जाके बाइंड होगा और इसे डिस्ट्रॉय करेगा। फिर हम इसे कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, यानी कि ये इसके पास गया, इस फॉरेन पार्टिकल के पास गया और इसने क्या कर दिया, इस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके। दे कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ना, इसके अंदर 40 मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि चीजों को तोड़ते हैं। ओके। The lysosome during performing their function attach with the membrane of ingested material like endocytosis, phagocytosis और autophagocytosis. अब बेसिकली होता क्या है कि सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, अब एंडोसोम हम कहते हैं कि जब भी कोई प्रोटीन, ठीक है, जब भी कोई प्रोटीन हो गया या जब भी कोई पॉलीसेकेराइड हो गया, वो जैसे यहाँ पे आएगा ना, जैसे यहाँ पे आएगा, सपोज ये यहाँ पे आ गया,
तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होगी, ठीक है, मेम्ब्रेन ऐसे यूं फोल्ड करेगी और इसको क्या करेगी, अपने अंदर ले लेगी, ठीक है। तो ये प्रोटीन आ गया अंदर, ठीक है, लेकिन प्रोटीन सिर्फ अंदर ही नहीं आएगा, इसके बाहर एक वेजाइकल भी होगी, ठीक है, एक मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल भी होगी, ठीक है। इस वेजाइकल के अंदर बेसिकली ये प्रोटीन मौजूद होगा, ठीक है। सो इससे बेसिकली हम कहेंगे एंडोसोम, ठीक है, एंडोसोम। एंडो मीन्स इनसाइड, सोम मीन्स बॉडी, ओके। सो जैसे ये सपोज प्रोटीन यहाँ पे आया, मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हुई, ठीक है, फिर ये प्रोटीन अंदर आ गया, ठीक है, और ये प्रोटीन सिर्फ अकेले अंदर नहीं आएगा, इसके ये बेसिकली एक वेजाइकल के अंदर मौजूद होगा, ओके। उसके बाद ये आ गया हमारा लाइसोसोम, ठीक है, ये बेसिकली हमारा लाइसोसोम। फिर ये लाइसोसोम इसके पास जाएगा, इसके साथ अटैच होगा और अपने प्रोटीएजेस एंजाइम जो है ना इसके ऊपर छोड़ेगा, ताकि इस प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जा सके और इसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। और फेगोसोम बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी कोई बैक्टीरिया, ठीक है, जब भी कोई बैक्टीरिया या जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल यानी कि जैसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो जब सेल के अंदर ऐसे दाखिल होंगे ना, सपोज ये यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे आ गया, उसके बाद क्या होगा, वंस अगेन मेम्ब्रेन की ऐसे फोल्डिंग होगी, ठीक है, मेम्ब्रेन यू फोल्ड करेगा और इसे अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। सो ये बैक्टीरिया जो है ना ये बेसिकली अंदर आ गया, ओके। और ये ऐसे अकेला अंदर नहीं आएगा, ये भी वेजाइकल के अंदर मौजूद होगा, ओके। सो दिस इज अ वेजाइकल, मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल, ठीक है, ये भी वेजाइकल के अंदर मौजूद होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है ना ये भी इसके पास जाएगा, इस फेगोसोम, अच्छा अब हम इसे कहेंगे फेगोसोम, ठीक है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर दाखिल होता है, ठीक है, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल के अंदर मौजूद होता है और इस पूरे को हम कहेंगे फेगोसोम। फिर ये लाइसोसोम जो है ना ये इस फेगोसोम के पास जाएगा, ठीक है, और अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ेगा, ताकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ये इस बैक्टीरिया को क्या करें, डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। और ऑटोफेगोसोम बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी कोई डिसफंक्शन पार्टिकल, जब भी कोई ऐसा पार्टिकल जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, यानी कि वो डिसफंक्शन है, ठीक है, यानी कि बेकार सा पार्टिकल है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो क्या हो गया है, वो भी अंदर आ गया है, ठीक है। अंदर कैसे आएगा, सपोज दिस इज डिसफंक्शन पार्टिकल, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से मेम्ब्रेन की ऐसे फोल्डिंग होगी, ठीक है, फोल्डिंग होगी तो ये बेसिकली सेल के अंदर आ जाएगा, लेकिन ऐसे अकेला अंदर नहीं आएगा, ये भी वेजाइकल के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, ओके। सो दिस इज अ डिसफंक्शन पार्टिकल। सो नाउ दिस इंटायर इज कॉल्ड द ऑटोफेगोसोम, ठीक है, इसे बेसिकली हम कहेंगे ऑटोफेगोसोम, यानी कि कोई बेकार सा पार्टिकल, डिसफंक्शन पार्टिकल, कोई डेब्रिस जो है वो अब सेल के अंदर आ गया है और वो मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल के अंदर मौजूद है, तो इस पूरे को हम कहेंगे ऑटोफेगोसोम। उसके बाद क्या होगा, ये लाइसोसोम इसके पास भी जाएगा, अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को छोड़ेगा, ताकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस डिसफंक्शन पार्टिकल को, इस डेब्रिस को क्या करे, डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट, एंडोसाइटोसिस यानी कि जब भी कोई प्रोटीन हो गया या कोई काम का जो पार्टिकल है वो सेल के अंदर दाखिल हुआ, ठीक है, उसकी एंडोसाइटोसिस हुई, ठीक है, और फिर वो कन्वर्ट हो गया एंडोसोम में, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल में, ओके। देन वी हैव द फेगोसाइटोसिस, यानी कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आया, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और जैसे ही वो मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के पास आया तो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हुई, ठीक है, और फिर वो सेल के अंदर आ गया, लेकिन ऐसे अकेला अंदर नहीं आएगा, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल के अंदर मौजूद होगा, फिर हम उसे कहेंगे फेगोसोम। सिमिलरली अगर ऑटोफेगोसाइटोसिस होगी, यानी कि कोई खराब सा पार्टिकल जो है वो अब सेल के अंदर आ गया है, ठीक है, और वो ऐसे ही अंदर नहीं आएगा, सबसे पहले मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होगी, ठीक है, उसके बाद वो अंदर आएगा और वो मौजूद होगा इनसाइड द वेजाइकल, ठीक है। तो फिर हम उसे कहेंगे ऑटोफेगोसोम, यानी कि वेजाइकल के अंदर वो खराब पार्टिकल मौजूद है, वो ये वाला ऑटोफेगोसोम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है ये उससे बाइंड होगा और उसे क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ओके। So the lysosome during performing their function attach with the membrane of ingested material like endocytosis, phagocytosis और autophagocytosis, यानी कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो एंडोसोम बना है और फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो फेगोसोम बना है,
या ऑटोफेगोसाइटोसिस के थ्रू जो ऑटोफेगोसोम बना है उससे ये क्या करेगा, बाइंड होगा और अपने एंजाइम को छोड़ेगा ताकि ये एंजाइम उसको क्या करे, डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, फिर वो जो लाइसोसोम जो कि इन तीन चीजों के साथ जो बाइंड हो रहा है ना, इसे बेसिकली हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम बेसिकली फंक्शनल लाइसोसोम होता है, यानी कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, दे आल्सो परफॉर्म ऑटोफेगी। ठीक है, ऑटोफेगी बेसिकली हम कहते हैं सेल्फ डाइजेशन। ठीक है, सेल्फ डाइजेशन या सेल्फ ईटिंग, द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल आर इनगल्फ्ड एंड डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल है, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये खराब सा पार्टिकल है जो कि सेल के अंदर बन गया है, तो ये लाइसोसोम इसके पास जाएगा, ठीक है, और इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, सो दिस इज द ऑटोफेगी। सो दिस इज द सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल, यानी कि लाइसोसोम क्या कर रहा है, उस पार्टिकल को ईट कर रहा है, खा रहा है। सो दिस इज द सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। The body sometime eliminate old cells or unwanted cell at embryonic age according to their genetic information. This is called apoptosis. अच्छा, अब apoptosis को बेसिकली हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, apoptosis को क्या करेंगे, प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि सबसे पहले ये समझ लें कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। जब भी स्पर्म मेल में से और ओवम फीमेल में से जब भी कंबाइन होते हैं ना, तो ये बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, एंड दिस इज द फर्टिलाइजेशन। फिर जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। ओके, जाइगोट फिर कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, माँ के पेट के अंदर। अब इस एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, ये सपोज कि ये मैं एक एम्ब्रियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो है। अब इस एम्ब्रियो के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, यानी कि वो वेस्टफुल होते हैं, उनकी हमें कोई भी जरूरत नहीं होती। तो उन सेल्स की, सपोज ये वही सेल्स हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, एम्ब्रियो को इन सेल्स की कोई जरूरत नहीं है, तो इन सेल की होगी एपोप्टोसिस, यानी कि ये एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये खत्म होंगे कैसे, बेसिकली इन सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम है ना, वो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो है ना वो रप्चर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ये लाइसोसोम है, मैं ये लाइसोसोम बना रहा हूँ, सो दिस इज अ लाइसोसोम। इस लाइसोसोम की ये जो मेम्ब्रेन है, इस लाइसोसोम की ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये यहाँ से रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है ना, ये लाइसोसोम से बाहर आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में और पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, सो इन लाइसोसोम की मेम्ब्रेन हो जाएगी रप्चर, जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, सो यही एपोप्टोसिस के अंदर होता है। ठीक, ड्यूरिंग दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। ओके, यानी कि सेल खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है लाइसोसोम्स के थ्रू। ठीक है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर हुई, उनमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकले और वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ओके, द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम इज रप्चर्ड एट अ पार्टिकुलर टाइम। ठीक है ना, एक मखसूस टाइम में जो मेम्ब्रेन है ना लाइसोसोम की, वो रप्चर होगी, ठीक है ना, कट जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बिकम फ्री इन सेल एंड सेल अंडरगोस केमिकल ब्रेकडाउन और लाइसिस। ठीक है, जिसकी वजह से जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो फ्री होंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे और वो क्या करेंगे, पूरे सेल की ब्रेकडाउन कर देंगे। ओके, ब्रेकडाउन को हम लाइसिस भी कहते हैं, which causes cell to destroy itself by digesting its own macromolecules। ठीक है, यानी कि वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आए हैं वो सेल के अंदर जो मैक्रोमोलेक्यूल्स है ना उनको ही डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, जो कि सही नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। सो द लाइसोसोम इज रेफर्ड एज सुसाइडल सेक। ठीक है, सो लाइसोसोम को बेसिकली हम सुसाइडल सेक भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब उनकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है वो पूरे के पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑटोलाइसिस, और इस प्रोसेस को बेसिकली हम ऑटोलाइसिस कहते हैं, यानी कि पूरे सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाए सिर्फ इस लाइसोसोम की वजह से, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है और वो तमाम जो एंजाइम्स हैं वो बाहर आ गए। ओके, सो नाउ लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे कोई भी फूड पार्टिकल जैसे कि प्रोटीन हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, उसकी बेसिकली क्या हुई है, एंडोसाइटोसिस हुई है। ठीक है, इसकी बेसिकली क्या हुई है, एंडोसाइटोसिस हुई है। एंड दीज आर द लाइसोसोम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली लाइसोसोम है। फिर ये लाइसोसोम क्या कर रहे हैं, इस एंडोसोम के ऊपर बाइंड हो रहे हैं।
ठीक है, जैसे यहाँ पे बाइंड हुए उन्होंने अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को छोड़ा, जिसकी वजह से वो जो फूड पार्टिकल है वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, फिर इस वैक्यूल को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल कहेंगे। ओके, और उसके बाद जो खराब पार्टिकल्स है जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो उनकी क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी। ठीक है, फिर वो क्या होंगे, एक्सोसाइटोसाइज हो जाएंगे। ओके, lysosome is also important in a way that it contains variety of enzyme which maintain metabolic balance of cell। अब बेसिकली लाइसोसोम के अंदर काफी सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, ठीक है ना, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, ठीक है ना। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मौजूद होना तमाम जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्रोटीन आती है तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा, वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वही प्रोटीएज एंजाइम जो कि लाइसोसोम के अंदर मौजूद है। सिमिलरली अगर कोई कार्बोहाइड्रेट आता है सेल के अंदर, तो इसको डाइजेस्ट कौन करेगा, वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करेंगे जो कि लाइसोसोम के अंदर मौजूद है। सिमिलरली जब भी कोई लिपिड आ गया या न्यूक्लिक एसिड आ गया, तो उसको डाइजेस्ट कौन करेगा, वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करेंगे जो कि उस लाइसोसोम के अंदर मौजूद है। ओके, सो इस वजह से ये बेसिकली जो मेटाबॉलिक बैलेंस है, यानी कि जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनको क्या करता है, मेंटेन करता है। क्योंकि अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अगर नहीं होगा, तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो नहीं पाएगी, प्रोटीन के लेवल्स जो हैं वो सेल के अंदर क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये प्रोटीन के लेवल क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ओके, if cell becomes unable to synthesize any one of these enzyme due to hereditary and congenital reason, ठीक है, अगर क्या होगा, अगर इस लाइसोसोम के अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, जैसे प्रोटीएज हो गया, ठीक है ना, या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हो गए, अगर उनमें से कोई एक भी एंजाइम नहीं बनेगा, सपोज ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं बनेगा, तो क्या होगा, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। सो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस हम कहते हैं कि जब भी लाइसोसोम के अंदर कोई पार्टिकुलर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो नहीं बन रहा, जिसकी वजह से वो जो सबस्ट्रेट है, सपोज अगर ये प्रोटीएज नहीं बन रहा, तो सबस्ट्रेट यानी कि ये जो प्रोटीन है वो क्या होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पाएगी। ओके, सो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म हो ही नहीं पाएगी, और वो जो प्रोटीन है और वो बेसिकली अक्यूमुलेट होती चली जाएगी। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। और ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस है ना, ये बेसिकली काफी खतरनाक होते हैं, फेटल होते हैं, यानी कि इनसे डेथ भी हो सकती है। More than 30 diseases are reported as lysosomal storage diseases। अब इन lysosomal storage diseases यानी कि मुख्तलिफ हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की गैर मौजूदगी में, यानी कि वो नहीं बन रहे लाइसोसोम के अंदर, तो इनकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ 30 से ज्यादा डिजीजेस जो है ना वो पाई गई हैं। ओके, नंबर 1 इज दैट टेसेज डिजीज। ठीक है ना, टेसेज डिजीज जो है ये भी बेसिकली लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, जिसके अंदर एक पार्टिकुलर लाइसोसोमल एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। और इस टेसेज डिजीज के अंदर क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, यानी कि ब्रेन को डैमेज पहुंचता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, बंदा अंधा हो जाता है, एंड डेथ बाय एज ऑफ 3, और 3 साल की एज में बंदे की डेथ हो जाती है। Then we have the Washer's disease. This is also the lysosomal storage disease, और इसके अंदर भी एक particular lysosomal एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। और इसके अंदर क्या होती है, लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट, यानी कि जो हमारा लिवर है और हमारी जो स्प्लीन है, इसकी क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है, यानी कि ये साइज में बड़े हो जाते हैं। एंड इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स, यानी कि जो हमारे लॉन्ग बोन्स हैं, सपोज जो हमारे टांगों के जो बोन्स हैं, दीज आर द लॉन्ग बोन्स, तो इन लॉन्ग बोन्स की भी इरोजन हो जाती है, यानी कि इनको भी डैमेज पहुंचता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये भी। एंड वंस अगेन मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन को डैमेज पहुंचता है। ओके, इन इन्फेंटाइल फॉर्म ओनली। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होती है सिर्फ और सिर्फ इन्फेंटाइल फॉर्म में, यानी कि इन्फेंटाइल यानी कि बच्चा, मासूम जो बच्चे होते हैं ना, उनको हम इन्फेंट कहते हैं। ओके, देन वी हैव द क्रेब्स डिजीज। दिस इज अगेन द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, और इसके अंदर माइलिन शीथ जो होती है ना, इसकी कमी हो जाती है। माइलिन शीथ जो है ना बेसिकली न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद होती है। सपोज ये मैं न्यूरॉन बना रहा हूं। ओके, दिस इज अ न्यूरॉन।
अब न्यूरॉन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक इसकी सेल बॉडी होती है, ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, दिस इज द सेल बॉडी। ये जो इसकी बड़ी सी डंडी है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। ओके, सो दिस इज द एक्सॉन। और ये जो इसका टर्मिनल पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। सो जो एक्सॉन होते हैं ना, ये जो पूरी डंडी, इसके ऊपर कुछ ऐसे लिपिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो कि लिपिड से बने हुए होते हैं, इन्हें हम कहते हैं माइलिन शीथ। सो इस डिजीज के अंदर क्या होती है, माइलिन शीथ जो है ना, उसकी कमी हो जाती है, वो लॉस हो जाता है। देन वी हैव द मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना, इसमें भी ब्रेन को डैमेज पहुंचता है। एंड डेथ बाय द एज ऑफ 2, और जब बच्चा 2 साल की उम्र में होता है ना, तभी उसकी डेथ हो जाती है अगर उसको क्रेब्स डिजीज है।